प्रणाम, मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक हुई। प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई। बैठक में उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह कौशिक, विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। आपको बता दें कि पार्टी को 70 विधानसभा सीटों पर 800 आवेदन मिले हैं। बैठक में 3 नामों का पैनल बनाया गया है। बैठक के बाद हाईकमान को प्रत्याशियों की सूची भेजी जा रही है और माना यह जा रहा है कि पहली सूची 17 या फिर 18 जनवरी को घोषित हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से सारा समय के संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, लगातार 4 से 5 दिन हो गए हैं, मंथन का दौर जारी है। आज जो कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी की हुई है, उसमें क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल मनोराज, आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की आज काफी महत्वपूर्ण बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक सुबह 11 बजे संचालित की गई और कोर ग्रुप की बैठक के बाद 3 बजे चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई है। दोनों बैठकों का अपना एक अलग महत्व था। यानी कोर ग्रुप की बैठक में वो तमाम लोग मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी मौजूद थे, प्रदेश चुनाव प्रभारी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, सह प्रभारी मौजूद थे, इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद थे और तीनों पूर्व मुख्यमंत्री यानी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत तीनों इसमें शामिल थे। विजय बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री वो भी शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, कोर ग्रुप की बैठक में यह तय किया गया कि जो 800 नाम 70 विधानसभा सीटों को लेकर आए हैं, प्रदेश स्तर पर उसकी स्क्रूटनी कैसे की जाए। मेरिट के आधार पर, जनाधार के आधार पर, सर्वे के आधार पर या सिफारिश के आधार पर या कोटा का जो आरक्षित सीट है उसके आधार पर टेस्ट किया जाना ही इसका सबसे मेन मुद्दा था। और आगामी, क्योंकि 14 तारीख को फरवरी में, तो उस तब तक के लिए संगठन के क्या कार्यक्रम रहेंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग कैसे किया जाएगा, 5 व्यक्ति से ज्यादा चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, या फिर वर्चुअली किस प्रकार से किया जाएगा। हर विधानसभा में मुख्यमंत्री अलग से प्रचार करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष अलग से करेंगे, चारों पूर्व मुख्यमंत्री अलग तरीके से अपने अपने क्षेत्र की विधानसभाओं में बतौर प्रभारी के तौर पर वो वर्चुअली संवाद कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे ताकि वो वोट बैंक में तब्दील किया जा सके। तो ये आज की रणनीतिक जो बैठक थी उसका चर्चा का बिंदु था और विषय था। जो 3 बजे जो बैठक शुरू हुई चुनाव संचालन समिति की, उसमें चुनाव संचालन समिति के दौरान डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा, बागियों पर नजर कैसे रखी जाएगी, असंतुष्टों को कैसे मनाया जाएगा, संगठन की नजर होगी। वॉर रूम तैयार किया गया है। जो सांगठनिक जिले हैं उनके मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या यूं कहें कि शक्ति केंद्र पन्ना प्रमुख जो बनाए गए हैं, वो किस प्रकार से लोगों को घर घर जाकर के 5-5 लोगों की जो टीमें बना करके जाएंगे। जो विधानसभा क्षेत्रों से जो 70 एलईडी जो वैन थी वो वापस आ चुकी है। उस वैन में जो सुझाव पेटिका रखी थी, उस पेटिका को भी आज चुनाव संचालन समिति के सामने खोला गया। उसमें सुझाव दिए गए और वो सुझाव घोषणा पत्र के लिए थे कि घोषणा पत्र में किन किन सुझावों को हम लेंगे। क्या जो जनता ने घोषणा पत्र के लिए सुझाव दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की चुनाव संचालन समिति की बैठक में, आज उन तमाम सुझाव पत्रों को लिया गया है ताकि जब अपना घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, जिसके प्रमुख डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं, तो उनमें उन सुझावों को शामिल किया जाएगा और जनता के बीच में यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि जनता के द्वारा बताए गए सुझावों पर आधारित बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है और पिछला अगर 2017 का जो चुनावी वादा था उसको पूरा किया है, 2022 का जो चुनावी वादा होगा उसको सत्ता में आने के बाद पूरा किया जाएगा। जहां तक टिकटों का सवाल है, अब यहां की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक है वो संपन्न हो चुकी है। अब ये रिपोर्ट बंद लिफाफे में चली गई है। प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी है प्रदेश चुनाव प्रभारी के साथ मिलकर के केंद्रीय आलाकमान यानी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने उस लिफाफे को रखा जाएगा और वहां पर जो कल जो महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि वो लिस्ट वहां पर चली जाएगी और उसके बाद बंद लिफाफा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में खोला जाएगा। उसमें जो संभावित नाम है उन पे हरी झंडी लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची जारी कर देगी। और वहीं मनोराज, ये भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की सूची आज देर रात तक भी आ सकती है या कल दोपहर तक कांग्रेस की पहली सूची भी आ सकती है। बड़ी जानकारी श्रीनिवास दे रहे हैं कि देर रात या फिर कल तक
पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में कितने उम्मीदवार होंगे ये बताइए। और दूसरा ये भी आपसे जानना चाहेंगे श्रीनिवास, क्योंकि पहले हमेशा फॉर्मूला बीजेपी का यह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सिटिंग एमएलए के टिकट करते हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम चला सर हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल, उत्तराखंड में भी कमोवेश यही स्थिति देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ये कैन प्रकरण सत्ता में रहना चाहती है, क्योंकि सत्ता में वो जनता के उन वादों पर खरा उतरना चाहती है जिसके लिए उन्होंने 1 दशक का समय लिया है, समय मांगा है। और वो समय तभी पूरा हो पाएगा या उस भी पूरा कर पाएंगे जब आपको 10 साल राज करने का मौका मिलेगा, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का मौका मिलेगा, चाहे ऋषिकेश कंट्रैक्ट रेल लाइन हो, ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट हो, 82 लखवाड़ परियोजना हो, या फिर तमाम एक्सप्रेस हाईवे हो, या फिर एलिवेटेड रोड हो। ये तभी बन पाएंगी जब आपकी मॉनिटरिंग पूरे 10 साल तक उस पर होगी। 5 साल आप निकाल चुके हैं, 5 साल के लिए आप जी श्रीनिवास हमारे साथ बने रही। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल लगातार तेज है। इस बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने विपक्ष से उनके प्रत्याशी के बारे में पूछा है, साथ ही कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो उनको अनुभवहीन समझने की भूल ना करें। जैसा आप जानते हैं कि मौजूदा वक्त में सीएम धामी खटीमा से ही विधायक है। मुख्यमंत्री बनने के बाद माना यह जा रहा था कि वो किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें खटीमा से ही चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की है। एक बार फिर अपने संवाददाता श्रीनिवास का हम रुख करते हैं। श्रीनिवास, आखिरकार क्या वजह रही कि खटीमा से ही चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? क्या है इसके पीछे रणनीति? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपनी पुरानी सीट खटीमा रही है और खटीमा से ही वो चुनाव लड़ेंगे, इस बात की तस्दीक उन्होंने कर दी है। बकायदा जब वो आज कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए सीधे तौर पर कहा है और कांग्रेस को चैलेंज भी किया है कि आप उनको हल्के में न लें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खटीमा उनका क्षेत्र रहा है, वो सीट कहीं नहीं बदलने वाले। लेकिन ये चर्चा एक बार चल रही थी, क्या मुख्यमंत्री सीट बदल लेंगे। तमाम सोशल मीडिया में ये खबरें तैर रही थी कि मुख्यमंत्री सीट बदल करके कौन सी सीट पर जाएंगे, क्या वो मैदानी इलाकों में गन्ना किसानों के वोट बैंक होने के कारण डर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें उन्होंने खंडित कर दी है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मैं अपनी जो मेरी मूल सीट है खटीमा उसको नहीं छोड़ूंगा। और मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हो या कांग्रेस के प्रत्याशी हो, अपनी जमानत जब्त करने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दें और जमानत को बचाने के लिए अगर काम कर सकते हैं तो कर लीजिए। उन्होंने कहा है कि जितना विकास का काम उन्होंने पिछले 6 महीने में किया है और 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उन तमाम वादों को गिनाते हुए उन्होंने कहा है कि जनता से उनकी एक बार उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद अगर उनके साथ होगा तो वो उन तमाम जो 1 दशक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि उत्तराखंड का जो 1 दशक आने वाला है वो युवाओं को रोजगार देने वाला होगा, पहाड़ को इंडस्ट्री चढ़ाने वाला होगा, आर्थिक स्वरोजगार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी रंग लेकर आएगा। इसको लेकर के उन्होंने 1 दशक की कल्पना की और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि उस दशक के वो सहभागी बने। सहभागी बनने के लिए उनका जीतना जरूरी है और जीतने के लिए सीट का जरूरी है। तो ऐसे में उन्होंने अपनी पारंपरिक जो सीट है खटीमा का ही चयन किया है और कोर ग्रुप की बैठक में भी इसी बात पर एक निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही खटीमा के प्रत्याशी होंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी श्रीनिवास हम तक पहुंचाने के लिए। तो खटीमा से ही ताल ठोकते हुए एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं
ये तो कहा जा सकता है कि सर मुरादे ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेताओं का दल बदलने का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि पूर्व विधायक सरिता आर्य बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सरिता आर्य ने चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है, जबकि सरिता ने मुलाकात से इनकार किया है। लेकिन सरिता ने कहा है कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो वहीं वो जरूर बीजेपी में शामिल होंगी। आपको बता दें कि सरिता आर्य कांग्रेस के टिकट पर नैनीताल सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि नैनीताल सीट से टिकट को लेकर कोई समझौता वो नहीं करने जा रहे हैं। सुनी जा रही है तो जो भी निर्णय हम लोग लेंगे कि देखिए अपने हित के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। हम पार्टी के एक लंबे सिपाही हैं, कई कार्यकर्ता हमारे कई 20-20, 30-30 सालों से पार्टी को समय दे रही हैं, तो महिलाओं को इग्नोर ना किया जाए। अगर महिलाओं को इग्नोर किया जाएगा तो फिर महिलाएं सोचने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। मैं आपके माध्यम से भी अपने लिए भी मांग रही हूँ, महिलाओं के लिए भी मांग रही हूँ। देखिए महिलाओं की जो लिस्ट दी है, बीजेपी में जा सकती हैं आप? जी, बीजेपी अगर टिकट देती है तो आप बीजेपी में जाएंगी? हाँ बिल्कुल जाऊंगी। कल आपकी क्या बातचीत हुई प्रहलाद जोशी? नहीं, ये तो देखिए मेरी कोई अभी बातचीत नहीं हुई है। मैंने बातें रखी हैं, अपनी बातें मैसेज दिया है कि मैं एक कांग्रेस की सच्ची सिपाही की तरह अभी तक लगी हूँ। देखिए मुझे अगर यहाँ से इग्नोर किया जाएगा तो फिर हम मजबूर हैं अपने लिए। हर कोई स्वतंत्र है, मेरी सारी बहनें स्वतंत्र हैं। मैं तो अपनी बहनों को भी कोई दबाव नहीं डालूंगी। हर कोई बहन स्वतंत्र है। अगर यहाँ से महिलाओं को इग्नोर किया जाएगा तो मेरी बहनें स्वतंत्र हैं। नैनीताल के भीमताल के विधायक राम सिंह केड़ा ने भीमताल में बीजेपी कार्यालय का वैदिक उच्चारण के साथ फीता कर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही विधायक राम सिंह केड़ा बीजेपी में शामिल हुए। राम सिंह केड़ा ने कहा कि इस बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आएगी और अब की बार पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतकर। इस मौके पर बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश में लगातार कोरोना के ग्राफ में इजाफा हो रहा है, जिसका असर विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां प्रदेश में 16 जनवरी तक रैली और जनसभा को स्थगित कर दिया गया था, तो वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी यूनुस चौधरी चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन करते हुए भारी संख्या में जुलूस निकालते हुए नजर आए। उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि आप नेता यूनुस चौधरी ने भारी संख्या में जुलूस निकाला, जिन्हें नोटिस अब जारी कर दिया गया है। अगर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि आप के द्वारा यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में जुलूस निकाला गया है, उसके बाद तत्काल ही यहाँ पर नोटिस देने का कार्य किया जाएगा। और प्रदेश में दिन प्रतिदिन कोरोना के ग्राफ में इजाफा हो रहा है, तो वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। इस पर नियंत्रण के लिए प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद है। उधम सिंह नगर के सितारगंज में भी लगातार कोरोना बढ़ रहा है। स्कूल में कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या मिलने से प्रशासन और बच्चे के अभिभावकों में चिंता बढ़ती जा रही है। सीएससी सितारगंज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश आर्य ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के क्षेत्र में 15 दिसंबर से अब तक 122 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 104 एक्टिव केस हैं। साथ ही वर्तमान में 4 कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। कंटेनमेंट जोनों में लोगों की जांच की जा रही है। पिछले 2 दिनों से जीएस कॉन्वेंट के 55 बच्चे, ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल के 21 बच्चे संक्रमित मिले, जिनको होम आइसोलेट कर दवाइयां दी जा रही हैं। लहर कह रहे हैं थर्ड वेव, तो इसमें हमारे 15 दिसंबर से और अब तक लगभग 122
लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें कि 104 करीब हमारे एक्टिव केस हैं और वर्तमान में 4 हमारी कंटेनमेंट जोन चल रही हैं। इस प्रकार से जो कंटेनमेंट जोन में हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है, साथ ही साथ अभी जो 2 दिनों में हमें जीएस कॉन्वेंट के और ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल के बच्चे संक्रमित पाए गए, तो उनका भी होम आइसोलेशन किया गया है, दवाइयाँ वितरण की गई हैं और जो उनकी क्लोज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो भी की जा रही है। वर्तमान में हम सितारगंज क्षेत्र की जनता से यही अपील करेंगे कि मास्क लगाएं, हैंड वॉशिंग करें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से जाने से बचें और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनाएं। प्रदेश में दिन प्रतिदिन कोरोना के ग्राफ में इजाफा हो रहा है, वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या चिंता का विषय है। नियंत्रण के लिए प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। उधम सिंह नगर के सितारगंज में लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है। स्कूल में कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही बच्चों के अभिभावक काफी चिंता में हैं। सीएससी सितारगंज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश आर्य का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर के क्षेत्र में 15 दिसंबर से अब तक 122 लोग संक्रमित हुए हैं, 104 एक्टिव केसेस हैं, 4 कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में लोगों की जांच की जा रही है और 2 दिन में जीएस कॉन्वेंट के 55 बच्चे, इसके साथ ही ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल के 21 बच्चे संक्रमित मिले हैं। यानी कि 2 स्कूल से बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित मिले हैं, जिन्हें अब होम आइसोलेट किया गया है। एक बार फिर देहरादून से सारे समय के संवाददाता श्रीनिवास पंत का रुख करते हैं। श्रीनिवास, कोरोना का ग्राफ बढ़ तो रहा ही है, इसके साथ उधम सिंह नगर के सितारगंज से जो खबर आई है बच्चों को लेकर, यानी कि कोरोना अब स्कूल तक, बच्चों तक पहुंच गया है, ये कई चिंता का विषय है। किस तरह के कदम अब वहां पर उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल मनोराज, आपको बताना चाहूंगा, पिछले अगर 1 सप्ताह पर आंकड़ों पर हम गौर फरमाएं, जो स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है, लगातार 1000 से आंकड़े बढ़ते शुरू हुए और 3200 तक पहुंच चुके हैं। तकरीबन एक्टिव केस अगर हम बात करें तो 12,500 के करीब वर्तमान में अस्पतालों में एक्टिव केस कोरोना के मरीजों के हो चुके हैं। जहां तक आज का सवाल है कि उधम सिंह नगर के जिस स्कूल में 21 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, उससे पहले हल्द्वानी के स्कूल में 85 बच्चे, फिर 92 बच्चे एक साथ पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद हाथ पांव फूल गए थे सरकार के। हालांकि उसके बाद जो कंटेनमेंट जोन है उसको डेवलप किया गया, लो आरटीपीसीआर टेस्ट है या कोविड वैक्सीनेशन के जो दोनों प्रमाण पत्र लाने साथ में रखने वाले लोग हैं या दोनों डोज लगाने वाले जो लोग हैं, उनकी प्रमुखता से जांच करने के बाद ही उनको उत्तराखंड में एंट्री दी गई है। क्योंकि न्यू ईयर का मौका था, उसके बाद लोग धीरे धीरे ज्यादा तादाद में उत्तराखंड आ रहे थे, चेक पॉइंट बढ़ाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने जो डोज लगने की प्रक्रिया थी उसको बड़ी तेजी के साथ किया, जिसमें नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र के कर्मचारी या यूं कहें कि पुलिस प्रशासन के कर्मचारी लगातार आगे बढ़कर के लोगों को जागरूक करते रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा डोज को लगाया जा सके, वैक्सीनेशन लोगों का किया जा सके। और अब उत्तराखंड में क्योंकि 15 से 18 तक के बच्चों को भी डोज लगाई जा रही है और इसके अलावा बूस्टर डोज भी उनको लगाई जा रही है जिनको 9 महीने का वक्त हो चुका है, जिन्होंने अपनी पहली डोज लगाई और उसके बाद दूसरी डोज लगने के बाद 9 महीने का वक्त उनको हो गया है। उनको बूस्टर डोज के लिए जो प्रथम दृष्टया में काम करने वाले लोग हैं, यानी पहले जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम करे, चाहे वो पुलिस के जवान हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं या यूं कहें कि नगर पालिका, नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं या मीडिया कर्मचारी हैं, उन तमाम लोगों को पहले बूस्टर डोज अब लगाई जाएगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने भी परमिशन जारी कर दी है और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं और इसीलिए सख्ती प्रशासन की तरफ से लगातार सड़कों पर दिखाई दे रही है। मास्क अगर नहीं पहन रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या भीड़ भाड़ वाले इलाके में है तो चालान काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी साफ दिशा निर्देश जारी किया है कि आप चुनावी रैलियां नहीं कर सकते हैं, पूरी रैलियां प्रतिबंध की हुई है। अगर आपको कहीं चुनावी कैंपेन करना है तो बाकायदा वर्चुअली कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दुकान में जाने से, भीड़ भाड़ जाने से बचने की सलाह भी जरूर दी गई है। शुक्रिया श्रीनिवास तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सरकार की कोशिश है कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसे बढ़ाया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए, किसी को
कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल। ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुरादे ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। देहरादून में आरएसएस के सक्रिय सदस्य मोहन लाल बौटियाल का शुक्रवार को निधन हो गया। वो सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना के पिता थे। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जब भी उत्तराखंड आते थे उनका हालचाल जरूर लेते थे। काफी लंबे समय से वो आरएसएस के सक्रिय सदस्य रहे। आपको बता दें कि 1996 में वो बीजेपी यूपी कार्य समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। 2001 में उत्तराखंड बीजेपी के पंचायत प्रकोष्ठ के रूप में काम किया। 2004 में मोहन लाल बौटियाल भारतीय जनता पार्टी के विशेष आमंत्रित सदस्य रहे। 2006 में प्रदेश बीजेपी के लोकसभा प्रभारी रहे। 2008 से 9 तक गढ़वाल लोकसभा पालक और प्रभारी भी रहे। 2013 से 14 में अनुशासन समिति के अध्यक्ष रहे और इसी तरह 2014 से 17 तक वो उत्तराखंड कोटा से राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रह चुके हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उनका योगदान रहा। आंदोलन के दौरान कई मर्तबा उनकी गिरफ्तारी हुई। 14 दिन तक वो कारावास में रहे। वहीं उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में भी उनकी भागीदारी रही। इस आंदोलन के दौरान कई बार उनकी गिरफ्तारियां हुई। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनका जाना पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। उत्तराखंड हाईकोर्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। 1 महीने के लिए शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। यह अवकाश 15 जनवरी से 11 फरवरी तक रहेगा। 12 और 13 फरवरी को नियत रूप से शनिवार और रविवार होने से कारण कोर्ट ने 14 फरवरी को नियत रूप से खुलेंगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी की गई सूचना के मुताबिक हाईकोर्ट की अवकाश की अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई एकल पीठ करेगी। इस तरह पहले हफ्ते में न्यायमूर्ति एनएस धानिक, द्वितीय हफ्ते में न्यायमूर्ति आरसी खुलबे और तीसरे हफ्ते में न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, अंतिम हफ्ते में न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाड़ी की एकल पीठ वादों की सुनवाई करेगी। बात मौसम की करते हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटे तक लोगों को सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि इस समय पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का दौर जारी है। आज भी घना कोहरा छाया रहा, जिसका असर रेल या फिर उड़ानों पर भी पड़ा है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। ठंड के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए सारा समय के साथ। सारा प्रणाम।